नमस्कार बच्चों, आपका सफलता कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और फिजिक्स की इस श्रृंखला में हम लास्ट जो हमने लेक्चर फाइंड आउट किया था, वो लेक्चर हमने फाइंड आउट किया था बच्चों कि आपका अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसका जो फोर्स उस पर जो लगता है वो फोर्स कितना लगता है। ठीक है, तो वो हमने फाइंड आउट लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए, तो उससे पहले हमने पढ़ा था कि मूविंग चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स एफ एम इक्वल टू क्या था, क्यू वी पी साइन थीटा था, है ना। इसके दो स्पेशल केसेस के बारे में हमने चर्चा कर दी थी कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 है तो मैग्नेटिक फोर्स एफ एम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। अच्छा, दूसरा हमने थोड़ी आवाज मेरे ख्याल से इको कर रही है, तो मैं उसको थोड़ी सा कम कर लेता हूँ आवाज को। तो यहाँ पर ये हमने फाइंड आउट किया था। फिर उसके बाद हमने कहा था कि अगर थीटा इज इक्वल टू 90 है तो मैग्नेटिक फोर्स उस कंडीशन में मैक्सिमम होता है और वो क्या होता है, क्यू वी बी होता है। इसके बारे में हम आज विस्तार से क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इसके बारे में हमने क्या करना, आज विस्तार से चर्चा करनी है। ठीक है बच्चों, यस एंड नो। और उसके बाद अगर समय मिलेगा तो हम करेंगे कि अगर थीटा ना तो 0 है, ना 90 है, ना 180 है, इसके अतिरिक्त अगर है तो फिर कितना फोर्स लगने वाला है और उसके साथ क्या होने वाला है, वो सारी चर्चाएं हम करने वाले हैं। तो अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा कि पाथ ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होने वाला है कि गतिमान आवेश का एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो पथ होने वाला है, रास्ता, वो कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले मैं ब्लैक पेन लेके आपको सॉल्व करता हूँ। इसको डिस्क्रिप्टिव वे में हम क्या करने वाले हैं बच्चों, चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए आप कि मैग्नेटिक फोर्स कितना, फॉर्मूला क्या होता है, एफ एम इज इक्वल टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा। यस एंड नो। थीटा किस किस के बीच का एंगल था, वी और बी के बीच का एंगल था। तो अब हमारा यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री है तो मैग्नेटिक फोर्स जो है एफ एम वो क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो एफ एम इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, क्यू वी बी हो गया। और ये जो फोर्स होता है ये मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होता है जब थीटा इज इक्वल टू 90 होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है बच्चा, मैक्सिमम होता है। इस कंडीशन में खास बात, थीटा इज इक्वल टू 90 का मतलब क्या है कि अगर ये मैग्नेटिक, मान लो ये वेलोसिटी है आपका, जरा एक यहाँ पर समझते हैं कि इस कंडीशन में जो होगा वो आपका, ये कंडीशन जो होती है उसमें क्या होता है कि जो वेलोसिटी होती है दैट इज द परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है बच्चा, स्क्रीन से अंदर की तरफ है। क्रॉस का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है, अंदर की तरफ है। मान लो कोई क्यू चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से इधर को आपने फेंका, परपेंडिकुलर की चार्ज, देखो अंदर के लिए मैग्नेटिक फील्ड है, v वेलोसिटी से इधर जा रहा है। तो होता क्या है बच्चा कि जैसे यहाँ पर टेंजेंशियल ये लिखा, तो राइट हैंड थंब रूल से आप देखो, सॉरी राइट हैंड पाम रूल को अगर आप लगाओ तो आपकी हथेली ऊपर की तरफ जाएगी, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये चार्ज पार्टिकल क्या है, एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा। जैसे यहाँ पर चार्ज पार्टिकल देखो, यहाँ पर v वेलोसिटी इधर को, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, तो हथेली आपकी कहाँ की तरफ खुल रही है, ऊपर की तरफ। हथेली आपकी कहाँ की तरफ खुल रही है, ऊपर की तरफ। यहाँ पर देखो, मान लो यहाँ पर v वेलोसिटी टेंजेंशियल में होता है, थोड़ी अच्छा नहीं बन रहा है, टेंजेंशियल में आपका यहाँ पर
v वेलोसिटी ऊपर की तरफ आया, ये टेंजेंशियल में v वेलोसिटी ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड क्या है अंदर, तो मैंने क्या हो राइट हैंड पाम रूल से अंगुलियां जो है आपकी वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी, यस एंड नो बच्चा, ओके। और जो आपका ये v वेलोसिटी है, जो आपका अंगूठा है, अंगूठा आपका क्या दिखाएगा बच्चा, अंगूठा आपका दिखाएगा पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी। तो यहाँ पर मैं जरा अच्छे से बना देता हूँ उसको कि दरअसल आपकी अंगुलियां ये जा रही है और ये आपका अंगूठा है, और देखो हथेली आपके कहाँ की तरफ खुल रही है, इधर की तरफ। तो देखो यहाँ पर हथेली जिधर को खुल रही है ये एफएम यहाँ पर लगेगा। अगर मान लो यहाँ पर पार्टिकल इस v वेलोसिटी से इधर जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो मुझे बताओ कि फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा, अंदर यहाँ की तरफ। अगर यहाँ पर v वेलोसिटी पार्टिकल की ऐसी है तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो जो चार्ज पार्टिकल का मोशन होता है वो कैसा मोशन होता है बच्चा, सर्कुलर मोशन होता है। वो कैसा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, वृत्तीय गति करता है। मैग्नेटिक फील्ड में कैसा गति करता है, वृत्तीय गति करता है, यस एंड नो बच्चा। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल क्या करता है बच्चा, सर्कुलर मोशन करता है, तो उस पर क्या जनरेट होता है, एक सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपेटल फोर्स जनरेट होता है, एक सेंट्रीपेटल फोर्स जनरेट होता है, मतलब अभिकेंद्र बल जनरेट होता है। कैसा जनरेट होता है बच्चा, अभिकेंद्र बल जनरेट होता है। तो अलग अलग सिचुएशन में ये अभिकेंद्र बल अलग अलग कॉन्सेप्ट देते हैं। जैसे यहाँ पर ये अभिकेंद्र बल जो देगा ये कौन देगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा। जो ये अभिकेंद्र बल देगा बच्चा ये कौन देगा, ये मैग्नेटिक फोर्स आपका देता है। मेरे ख्याल से आवाज बहुत इको कर रही है, कौन देगा, आपका अभिकेंद्र फोर्स देगा, है ना। तो लेट्स आगे करते हैं हम इसको। तो यहाँ पर देखिए आप एक बार कि मान लो कोई चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, इस तरीके से ये घूम रहा है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड आपकी अंदर की तरफ है, ओके ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी कहाँ की तरफ है, अंदर की तरफ है, ये क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ है। तो देखो मान लो चार्ज पार्टिकल का मास m है, चार्ज पार्टिकल का मास क्या है बच्चा, m है, उसका चार्ज क्या है, q है, और वो v वेलोसिटी से मोशन कर रहा, और मान लो इसका जो रेडियस है वो कैपिटल r है, रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। तो मुझे बताओ सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, सेंट्रीपेटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू क्या बच्चा, एम वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। यस यहाँ पर रेडियस r है, जहां m मास ऑफ चार्ज पार्टिकल है जो घूम रहा है, v उस पार्टिकल की वेलोसिटी है, और r जिस सर्किल में वो घूम रहा उस सर्किल का रेडियस। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, तो ये प्रोवाइड करता है कौन बच्चा, मैग्नेटिक फोर्स। तो इसलिए जो ये सेंट्रीपेटल फोर्स Fc है अगर सर्कल में घूम रहा है तो ये किसके बराबर होगा, Fm के बराबर हो जाएगा। दोनों की वैल्यू रख दो, एम भी स्क्वायर अपॉन आर बराबर, और क्या होता है बच्चा, मैग्नेटिक फोर्स जब थीटा 90 होता है क्यू वी बी। यहाँ से आप किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से क्या कट रहा है, सबसे पहले एक v से एक v कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका कितना आ गया, आपका आ गया है एम वी अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू बी। यहाँ से मैं रेडियस निकाल सकता हूँ, रेडियस ऑफ सर्किल कितना हो जाएगा, आर, ये नीचे आएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत सारी चीजें इससे निकलने वाली है, ठीक है। तो जिस सर्किल में ये घूम रहा है उस सर्किल का रेडियस कितना है, r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। तो देखो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, जिसका मास जितना ज्यादा उसका रेडियस भी उतना ज्यादा होगा। r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जिसका चार्ज जितना ज्यादा उसका रेडियस उतना कम, ठीक है। और r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है तो रेडियस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, मतलब छोटे सर्किल में ये जाएगा,
इतनी बात समझ में आएगी। तो ये सारी चीजें आप समझो कि अगर m बड़ा है तो r भी बड़ा होगा, v बड़ा है तो r भी बड़ा होगा, अगर q बड़ा है तो r क्या हो जाएगा, छोटा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। v बड़ा है तो r क्या हो जाएगा, छोटा। इन पर प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि अगर ये आपका पार्टिकल घूम रहा है तो ये एक चक्कर कितने समय में कंप्लीट करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। पहले यहाँ पर ये रेडियस का फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। रेडियस r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम करते हैं कि इसका टाइम पीरियड कितना आने वाला है, एक चक्कर ये सर्किल में कितने समय में कंप्लीट करता है। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल वेलोसिटी। अरे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल वेलोसिटी होती है ना, तो टाइम पीरियड कंप्लीट चक्कर में कंप्लीट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी जो भी है उसकी, अपॉन उसकी स्पीड या वेलोसिटी। तो बच्चों बताओ, ये सर्किल घूम रहा है, इसका रेडियस r है, यहां से लेकर और वापस यहां आने में कितनी इसका डिस्टेंस है, तो जो सर्किल का पेरीमीटर होता है 2 पाई r अपॉन v। अब आप क्या है कि v की वैल्यू आप वहां से रख सकते हैं, या r की वैल्यू आप यहां पर रखो। किससे बच्चा, प्रीवियस वाले प्रश्न से। यहाँ पर इसको चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हैं अपने समझने के लिए। r की वैल्यू बच्चों यहाँ रख दो, तो टाइम पीरियड t बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई r को क्यू भी अपॉन क्या हो गया बच्चा, क्यू भी सॉरी एम भी अपॉन क्यू भी, उल्टा कर दिया, एम भी अपॉन क्यू भी, और एक v यहाँ पहले से था v, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, v से v कैंसिल हो गया, तो जो आपका टाइम पीरियड आया वो कितना आया बच्चा, 2 पाई m अपॉन q इंटू b। तो दैट इज द एक चक्कर पूरा करने में जो समय लग रहा है आपको, वो कितना लग रहा है, 2 पाई m अपॉन q इंटू b। बड़े मजेदार बात है कि ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। हमने पहले भी बताया है कि t इज इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है किसके, t इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की वेलोसिटी वेग से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। जैसे मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन को चाहे मैं, एक इलेक्ट्रॉन को चाहे मैं 10 मीटर पर सेकंड से फेंकूं, या चाहे मैं उसको 1000 मीटर पर सेकंड, 10,000 मीटर पर सेकंड से फेंकूं, दोनों केस में इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड क्या होगा, सेम होगा। वाह सर, ये क्या बात हुई कि 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा हूं तो एक चक्कर उतने ही समय में लगाएगा इलेक्ट्रॉन, और 10,000 मीटर पर सेकंड से भी फेंक रहा हूं तो एक सेकंड में उतना ही, मतलब एक चक्कर उतना ही समय में लगाएगा। तो फिर सर कैसे, ये कैसे, क्या होता है, जो कम वाला है वो छोटे में घूमेगा, और जो बड़ा वाला स्पीड है वो क्या है बच्चा, बड़ा चक्कर लगा के आएगा। जैसे गणेश और कार्तिक की कहानी आपने सुनी होगी, है ना। तो दैट्स ये है। तो इसलिए ये प्रश्न भी पूछा है कि टाइम पीरियड क्या वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, तो नहीं, टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये दूसरा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सारे किस में केस में हो रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर, जब आपका मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होता है, और कितना होता है, क्यू भी बी, और ये क्या होता है बच्चा, मैक्सिमम होता है। ठीक है, ओके। अब यहां से तीसरा पॉइंट जो इसमें पूछा जाता है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, कितनी होगी, क्या बच्चा, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो फ्रीक्वेंसी जो आपकी होगी वो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू, देखो ये सिंपल वाली फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड आप अभी निकाल चुके हैं, तो टाइम पीरियड को उल्टा कर दो तो ये कितना हो जाएगा, QB अपॉन 2 पाई m। देखो साइक्लोट्रॉन में यही प्रोसेस पूरा काम आने वाला, t इक्वल टू 2 पाई m अपॉन QB, और उसको जस्ट उल्टा कर दिया। तो बच्चा साइक्लोट्रॉन जो होता है, साइक्लोट्रॉन अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ओके। साइक्लोट्रॉन में जो फ्रीक्वेंसी है
पूरा का पूरा यही केस क्या होता है बच्चा, उसमें यूज होता है, एक्सेलरेट करने, चार्ज को एक्सेलरेट करने के काम में आता है। ठीक है, अच्छा ये तो फ्रीक्वेंसी हुई। अब मान लो ये बोल दिया कि व्हाट एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जस्ट 1 मिनट वेट, इको कर रहा मुझे लग रहा आवाज। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होने वाली है, तो देखते हैं हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होने वाली है हमारी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है बच्चा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी एफ, एफ की वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो कितना हो गया 2 पाई इंटू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपका कितना कितना हो गया बच्चा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपका ओमेगा इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। ठीक है बच्चा, कि एम जितना ज्यादा होगा मास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, है ना बच्चा। और ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू और ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो ये किस में यूज होता है, अगेन साइक्लोट्रॉन में यूज होता है, किसमें यूज होता है, साइक्लोट्रॉन में यूज होता है। कई बार यहाँ से आपको क्या पूछ देगा, मोमेंटम पूछ सकता है काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, क्या पूछ सकता है, मोमेंटम पूछ सकता है काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। जैसे इतनी सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला नंबर 4, ये जितने भी हैं ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अच्छा इसका और पेज ले लेता हूं मैं, क्योंकि उसके बाद हम आगे देखेंगे। ओके, देखो मैं लिख के भी ला सकता था, लेकिन सॉल्व करो मेरे साथ, फिर आपको आइडिया एकदम क्लियर पता लगेगा। ठीक है बच्चा, ओके, और कॉपी पेन और मेरे साथ सॉल्व करें। अब देखो मोमेंटम के टर्म्स में मुझे चीजें लिखनी है, तो देखो जैसे मैंने पहला कि रेडियस जो है, त्रिज्या जो है, वो रेडियस आर कितना है बच्चा, रेडियस आर है आपका एम वी अपॉन क्यू बी। अब मुझे ये बताओ कि एम इंटू वी को क्या लिख सकता हूं मैं, एम इंटू वी को क्या लिखते हैं बच्चा, मोमेंटम लिखते हैं, मोमेंटम संवेग, संवेग P इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू वी, यहाँ पर संवेग लिख दो इसको, तो रेडियस r बराबर क्या हो गया बच्चा, रेडियस r बराबर हो गया मोमेंटम P अपॉन Q इंटू बी। यस एंड नो, मोमेंटम P इज इक्वल टू Q इंटू बी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ, जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो ये होता, दूसरा फॉर्मूला क्या होता, पी स्क्वायर बाई 2m। क्या होता बच्चा, पी स्क्वायर बाई 2m, क्या होता, पी स्क्वायर बाई 2, और काइनेटिक एनर्जी को के से डिनोटेट कर दो, के इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, पी स्क्वायर बाई 2m। यहाँ से पी स्क्वायर बराबर क्या होता, 2m के, तो P बराबर क्या होता बच्चा, अंडर रूट 2m के। यस एंड नो, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2m के। अब देखो यही चीज उठा के कहाँ रखनी है आपको, यहाँ रखनी है, तो रेडियस r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंटम को यहाँ रखो, तो मोमेंटम अंडर रूट 2m के होल डिवाइडेड बाई q इंटू पी। जहां ध्यान रखना बात को, जहां के क्या है बच्चों, जहां के है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की गतिज ऊर्जा, कण की क्या है ये, कण की या कण की गतिज ऊर्जा। एकदम क्लियर है, m क्या है, पार्टिकल का मास, q क्या है, पार्टिकल का चार्ज, b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। तो ये चौथा फॉर्मूला आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं। तो कितने जितने फॉर्मूले हो गए आपके, एक तो पहला फॉर्मूला r इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, दूसरा फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी, तीसरा फॉर्मूला आपका फ्रीक्वेंसी का याद रखो, और चौथा फॉर्मूला आप इसको ध्यान रखें, और ऑल दो आपको ये निकालने भी आना
चाहिए आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आराम से इसको क्या कर सकते हैं बच्चा, सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पर जुड़े हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चन, नीट में आया हुआ प्रश्न बहुत ही आसानी से सॉल्व, और जेईई मेंस में भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे तो आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। देखो जैसे ये क्या कह रहा, थ्री चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल विथ सेम काइनेटिक एनर्जी मूव परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई। बहुत बढ़िया। ये क्या कह रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल जिनकी गतिज ऊर्जा क्या है, एक समान है, कि समान गतिज ऊर्जा वाले तीन आवेशित कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चलते हैं, इनके पथों की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इनके पथों की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा बच्चा, इसके पथों की त्रिज्या का अनुपात हमें वो निकालना है। ठीक है बच्चा। अच्छा, ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है ये 1:2 की पावर 1/2:1 है। ठीक है, वो पावर में लिखना है। ठीक है, अब देखो, अब सॉल्व करते हैं इसको। देखो सबसे पहले आपको प्रोटॉन का मास अगर m है तो न्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं, तो कितना हो जाएगा 2m मास। और अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है बच्चा, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। और हीलियम एटम के न्यूक्लियस में कितने, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है, इसलिए ये दो प्रोटॉन प्लस दो न्यूट्रॉन कितने हो गए, 2m प्लस 2m, तो कितना हो गया बच्चा, 4m। प्रश्न में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जेईई मेंस में वो प्रश्न में नहीं देता है, इसलिए थोड़ी सी आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई, न्यूट्रॉन का चार्ज प्लस ई, अल्फा पार्टिकल का चार्ज भी प्लस 2, अल्फा चार्ज पार्टिकल का चार्ज क्या होता, प्लस 2e होता है। अब इसको सॉल्व करना है, तो हम आपको बता चुके हैं, जस्ट इससे पहले हमने फॉर्मूला क्या लिखा था बच्चा, हमने फॉर्मूला रेडियस, देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम फॉर्मूला देखो, यहाँ पर ये रेडियस काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में आपका फॉर्मूला है कि R =√2mk डिवाइडेड बाई क्यूबी। तो यहाँ पर हम उस फॉर्मूले को क्या करते हैं, लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले वी नो दैट कि जो फॉर्मूला है R =√2mk डिवाइडेड बाई क्यूबी। ठीक है बच्चा, डिवाइडेड बाई क्यूबी। अब देखो इसमें जो होने वाला है कि देखो सबसे पहले प्रोटॉन का, तो देखो आर पी, फिर किसका, न्यूट्रॉन का आर डी रेशियो, और फिर किसका आर अल्फा। देखो प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, √2m प्रोटॉन का मास, और काइनेटिक एनर्जी तो सबकी सेम है, डिवाइडेड बाई के, वो इनटू के, डिवाइडेड बाई प्रोटॉन का चार्ज कितना है E, और मैग्नेटिक फील्ड सब में समान है, रेशियो अंडर रूट किसका मास 2m, न्यूट्रॉन का मास m d k डिवाइडेड बाई E इंटू बी, एंड रेशियो √2m। अच्छा देखो अल्फा पार्टिकल का मास कितना है 4m। अच्छा अभी अगले वाले में लिखेंगे m अल्फा के डिवाइडेड बाई 2e इंटू बी, क्योंकि इसका देखो चार्ज कितना 2e, हम ऊपर भी डायरेक्ट लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ बच्चा mp कितना है, मैं यहीं पर मिटा के कर रहा हूं, mp कितना है बच्चा, mp का मास है m। अच्छा md कितना है बच्चा, md कितना है बताओ तो, md है बच्चा 2m इंटू 2m, और m अल्फा कितना है, m अल्फा कितना, मैं ऊपर ही कर रहा हूं क्योंकि जगह नहीं मिल रही मुझे, m अल्फा कितना है बच्चा, m अल्फा है 4m, तो 4 से मल्टीप्लाइड कर दो, देखो ये 4m खत्म। अब देखो बच्चा क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ध्यान दो कैंसिल क्या क्या हो रहा है रेशियो में। देखो EB 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 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखो 2mk 2mk कैंसिल हो गया, 2mk कैंसिल हो गया। ध्यान दो इस वाले में केवल और केवल कितना बचा, 1 रेशियो, इस वाले में क्या बचा
√2, देखो 2 बचा ना, और इस वाले में देखो √4 बचा, √4 यहाँ पर √4 बचा, √4 का क्या होता है 2 होगा, तो अंडर रूट से बाहर 2 और एक 2 नीचे है, तो 2/2 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो दैट इज द वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो कितना आसान क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, करेक्ट होगा कि इनका रेशियो क्या होने वाला है, ऐसा होने वाला है। देखो इसमें खास बात क्या थी कि उसने गतिज ऊर्जा एक समान दे दी थी, काइनेटिक एनर्जी क्या दे दी थी, सेम दे दी थी, और पार्टिकल को 90 डिग्री पर फेंक दिया है। जब 90 डिग्री पर फेंका तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशल 90 डिग्री के लिए ही फॉर्मूला बना है। तो आई होप तुम ये प्रश्न समझ पाए होंगे। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है बच्चा, और प्रश्न भी सॉल्व करने हैं, और प्रश्न भी आपको इसी प्रकार से क्या करना है बच्चा, सॉल्व करने हैं। तो देखो जैसे हम दूसरे प्रश्न की तरफ जाते हैं, तो दूसरा प्रश्न देखो, ये सेम टू डेट ऐसे ही है, केवल आपको फॉर्मूले, हाँ इसमें एक्सेलरेट कर दिया है जिसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसने दे दिया है क्योंकि और प्रश्न उसमें आते हैं। ठीक है, तो लेट्स यहाँ पर देखो क्या दिया है आपको, 3 चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल, सेम टू दैट वही उसी प्रकार का प्रश्न, उसी लैंग्वेज का प्रश्न। अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल v, मूव परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड। देखो कहीं ये कंफ्यूज करने के लिए तो नहीं दिया है, देखो तो आपको क्या निकालना है, इनका टाइम पीरियड निकालना है, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला जस्ट आप देखो हम पीछे निकाल चुके हैं कि टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या होता है, 2πm/q इंटू बी। तो क्या हम जो जो चीजें दी है इसमें सब जानकारी यहाँ है। तो देखो हिंदी वाले देखो, 3 आवश्यक कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण समान विभव v से त्वरित किए जाते हैं तथा एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करते हैं, इनके आवर्तकाल का अनुपात ज्ञात करें, और यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो सिंपल सा देखो ये फॉर्मूला आपका है, तो ये तीनों के लिए निकालो, तो क्या हो गया, टी प्रोटॉन के लिए रेशियो, टी न्यूट्रॉन के लिए रेशियो, टी अल्फा पार्टिकल के लिए वैल्यू रखो। देखो क्या, 2πm, m किसका, प्रोटॉन का, डिवाइडेड बाई चार्ज, चार्ज किसका बच्चा, प्रोटॉन का, E इंटू बी, रेशियो 2πm न्यूट्रॉन का डिवाइडेड बाई न्यूट्रॉन का चार्ज E इंटू बी, रेशियो क्या, 2πm अल्फा का डिवाइडेड बाई क्या, इलेक्ट्रॉन वो अल्फा का चार्ज क्या है, 2E इंटू बी। यस एंड नो बच्चा, यस एंड नो, वैल्यू रख दो आप, एम पी एम डी एम अल्फा की वैल्यू रखिए इसमें, तो क्या होने वाला है, 2πm अपॉन E इंटू बी, रेशियो 2m है ना, 2m, md कितना दिया है, 2m दिया है, देखो ये md कितना दिया है, 2m दिया है, डिवाइडेड बाई eb इंटू 2πm अल्फा कितना है, 4m, डिवाइडेड बाई क्या हो गया बच्चा, 2e इंटू बी। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है और क्या क्या इसमें बच रहा है, देखो 2π कैंसिल, eb सबसे कैंसिल, देखो m m m सबसे कैंसिल, पहले वाले में कुछ नहीं बचा, क्या बचा, 1, रेशियो दूसरे वाले में क्या बचा, देखो तू अच्छा 2π भी कैंसिल, दूसरे वाले में क्या बचा, 2, रेशियो, अब देखो बच्चा यहाँ 2 और यहाँ 4, तो 2 2 जा 4, तो तीसरे वाले में क्या बचा, 2, रेशियो। तो देखो आपका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। कितना सिंपल सा प्रश्न है, टी अल्फा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका करेक्ट है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसमें प्रश्न सॉल्व करना है। तो ये आपका एक केस था जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो वहां पर आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है, और उसकी सहायता से हम अगर पार्टिकल घूम रहे हैं तो उनका टाइम पीरियड कितना है, उनका रेडियस कितना है, उन पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इन पर बहुत प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है और फिर प्रश्नों को क्या करना है बच्चा,
सॉल्व करना है। अब आप आराम से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें एक नेक्स्ट केस आएगा जिसको हम आगे करने वाले हैं कि जब थीटा इज इक्वल टू ना तो 90 है, ना 0 है, ना 0 है और ना 180 है, एनी एंगल है, इसके अदर एनी एंगल है, तो तब पाथ कैसा होने वाला है, हेलिकल होने वाला है। तो इसके सारे फॉर्मूले हम अगले वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।